आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज़। आज हम आपकी एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिनका जीवन के बारे में हम जब जानेंगे तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। जो आज हमारे बीच मौजूद हैं उप रेंजर कन्हैया लाल जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। हाँ नमस्कार जी, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से सबको नमस्कार। मैं कन्हैया लाल नोटियाल, उपराजी लच्छेवाला रेंज, देहरादून वन प्रभाग। सर मैं जानना चाहूँगी कि आपका जब आपने जब यहाँ फॉरेस्ट विभाग में आपने जब ज्वाइनिंग करी, जब आपने ज्वाइनिंग किया तो आपका जो एज था वो 18 साल का था, आपका एक पढ़ने वाली उम्र थी। आपने उस समय पर आपने इसमें ज्वाइनिंग किया तो आपका जब दौर रहा, आपने जब ज्वाइनिंग किया, आपकी एक इतनी कम उम्र में आपने इसमें ज्वाइन करा, तो वहाँ दौर आपका कैसे रहा और कौन से समय सर आपकी इसमें ज्वाइनिंग हुई है, उसके बारे में सर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। तो मैडम जी ऐसा है ना कि मैं सन 1983 में जुलाई में जो है हमारा इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया था और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मुझे पता लगा कि गोपेश्वर में जो है चमोली गढ़वाल में वहाँ इंटरव्यू है वन विभाग में। तो मैं वहाँ इंटरव्यू देने गया और मैं पहले इंटरव्यू में वहाँ निकल चुका था। फिर दूसरे दिन जब मेरिट बन चुकी थी, फिर अधिकारी ने बल्कि मुझे ये कहा था कि आप क्यों भर्ती हो रहे हैं, आपकी तो अभी पढ़ाई की उम्र है, आप क्यों भर्ती हो रहे हैं, आप अभी पढ़ाई कीजिए आप आगे। मैंने कहा नहीं सर, मेरी घरेलू परिस्थिति ठीक नहीं है, घर में जो है स्थिति सही नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब है। तो फिर अधिकारी मान गए उसे। मेरी उम्र उस समय 18 साल की थी। तो उसके बाद उन्होंने मेरा सिलेक्शन कर दिया। उसके बाद वहाँ से जो है उन्होंने 3 महीने के लिए पुलिस के लाए, पहले हरिद्वार ले गए। वो हरिद्वार हम भेजा। 25 किलोमीटर की दौड़ दौड़ी मैंने, 25 किलोमीटर की दौड़, वो भी 3 घंटे में लौट पौट किया। 25 किलोमीटर की दौड़ी और उसके बाद जो है उन्होंने मुझे 3 महीने के लिए पुलिस लाइन में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया, गोपेश्वर पुलिस मुख्यालय में। और 3 महीने पूरे होने के बाद उसके बाद मेरी पोस्टिंग गोपेश्वर रेंज में मंडल एक जगह का नाम है, चमोली गढ़वाल में ही है, गोपेश्वर से 12 किलोमीटर आगे है। वहाँ मेरी फर्स्ट पोस्टिंग वहाँ हो गई। सर जब आपकी 1983 में जब आपकी पहली पोस्टिंग रही तो वहाँ का क्या एक्सपीरियंस रहा, कुछ ऐसा कोई खास जो आप हमारे दर्शकों को चैनल के माध्यम से आप बता सकते हैं? वहाँ पर इतना बढ़िया मुझे जो है पूरे उत्तराखंड में, उस समय ये यूपी में था, ये उस समय यूपी में था। 83 की बात है। वो हमारा उत्तराखंड तो अभी 2002 में हुआ, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है। उस समय मुझे बहुत बढ़िया, नया जब बच्चा था, मैंने स्कूल से छोड़ा, 18 साल की उम्र थी। पहाड़ 13,000 फीट की ऊंचाई, 12,000 की फीट की ऊंचाई, मेरे लिए कुछ नहीं, कोई ज्यादा वो नहीं होता, माना नहीं रखता था। सर आपका जो पहला पद जो मिला आपको, आप जिस प्रकार से अभी आप उप रेंजर के पद पर हैं, तो आपको जो पहला पद मिला वो पद आपका क्या था और दूसरा पद क्या था, और आप अभी जिस पद पर हैं वो पद आपका रहा, उसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए। हाँ, वो ऐसे मैं फर्स्ट अपार्टमेंट मेरा फॉरेस्ट गार्ड के पद पे हुआ है, वन आरक्षी के पद पे हुआ। और उसके बाद जो है उस समय प्रक्रिया बहुत लंबी थी। हमारे साथ के कई फॉरेस्ट गार्ड जो है रिटायर हो चुके थे, फॉरेस्ट गार्ड में ही रिटायर हुए, लेकिन उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ फॉरेस्टर में। और फॉरेस्टर के बाद अब जो है जब अभी 2 साल पहले मेरा जो है डिप्टी रेंजर में प्रमोशन हुआ। सर जिस प्रकार से आपने फॉरेस्ट विभाग में ज्वाइनिंग किया तो बहुत से लोग आपको ऐसे मिले भी होंगे, आपके यार दोस्त होंगे कि यार नौटियाल तू कहाँ जा रहा है, मतलब तू ये फॉरेस्ट की जॉब में ही क्यों कर रहा। तो सर आपको ये जो फॉरेस्ट ज्वाइनिंग आपने किया, आपने आज वर्दी पहना है, आज समाज सेवा कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं, तो ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? ये मोटिवेशन ऐसा है कि मेरा बड़ा भाई जो है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही था और वो रिटायर हुए, और उन्होंने जो है उनसे मैंने ये सब कुछ सीखा हुआ था। और मुझे सबसे अच्छा लगा कि वन सेवा करना बहुत उचित है, वन्य जीवों की सेवा करना, इनको बचाना, पेड़ पौधों को बचाना राष्ट्र हित में है। और इनको बचाने का, बल्कि मैं केदारनाथ गया था, वहाँ एक दो बुढ़े लोग ऐसे थे जिनके साथ में बैठता होता था। तो उन्होंने बताया मुझे कि आप तो बहुत भाग्यशाली आदमी हैं कि जिनको जो है इतना बड़ा पुण्य कमाने का मौका मिला है।
तो मेरी रुचि जो है इस तरह से रही है कि इन जंगलों को बचाना है और वन्य जीवों को बचाना है, ताकि जो ये पर्यावरण हमारा शुद्ध रहे और देश इसमें चलता रहे। सर, जिस प्रकार से हमने भी सुना है, जो फॉरेस्ट विभाग के जो कर्मचारी होते हैं उनकी जो जॉब होती है वो इस प्रकार से होती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ भी होती है। जैसे कि आप हैं, अब आप उप रेंजर की पद पर नियुक्त हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को आपका कभी जब ड्यूटी लगता है इन्हें कि आपको कॉल आ जाता होगा और तुरंत आप ड्यूटी के और भागते होंगे। कभी आप रात को 2 बजे सो रहे होंगे पर आपको ड्यूटी के लिए एकदम से इमीडिएटली कॉल आ जाता है, कहीं रेस्क्यू है, कहीं कुछ है। तो वो समय सर कैसा रहा? कैसा कभी आपको ऐसा मन होता है कि यार मैंने जॉब ज्वाइन करके गलत कर दिया, या जॉब आप वहाँ पे क्या सोच रखते हैं उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं। वहाँ पर मुझे बहुत खुशी होती है। कभी रात को 2 बजे फोन आ जाता मुझे, जब मैं यहाँ आया या प्लेन क्षेत्र में, तो कभी रात को 12 बजे फोन आ जाता है कि जी अजय साहब कहाँ हैं आप? जो हमारे घर में जो है नाग देवता घुस गया, नाग कोबरा घुसा हुआ है, या सांप घुस गया, सारे परिवार हमारे बाहर बैठे हुए हैं, अंदर सांप बैठा हुआ है, क्या होगा, कैसे होगा? अब मुझे वो फोन करते हैं, सीधा 108 नंबर पे फोन करते हैं लोग। वहाँ से मुझे सूचना आ जाती है कि आप वहाँ व्यवस्था कीजिए, फलाने नंबर पे ये नंबर है और इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। वहाँ उनके घर में सांप घुसा हुआ है और उनके सारे परिवार जो है बाहर बैठे हुए हैं। तो फिर वहाँ पर मुझे रात 1 बजे 12 बजे भी उठना पड़ता है और एक अगर मुंशी लोग साथ में हैं तो उनको भी साथ रखना पड़ता है और दोनों बात सोचनी पड़ती है। अब वो उनके परिवार जो है रात 2 बजे माना बाहर खड़े हैं और वो अंदर जो है सांप घुसा हुआ है, तो मुझे दोनों काम करने पड़ते हैं। परिवार की सुरक्षा भी करनी है कि उनको किसी को काटे ना, किसी को क्षति पहुंचाए ना, और उस सांप की भी सुरक्षा करनी है, वो भी उसको भी क्षति ना हो। वो भी एक पर्यावरण का बहुत बड़ा हिस्सा है। सांप की एक बूंद जहर जो है बहुत कीमती चीज है। एक बूंद जहर लाखों 50 हजार की एक बूंद जहर होती है और सांप जहर को जहर ही मारता है। अगर किसी को सांप ने काट दिया तो जहर का इंजेक्शन ही, सांप का ही इंजेक्शन उसके लगता है, तब जाके आदमी बचता है। तो मुझे जो है वो दोनों को देखना पड़ता है, परिवार भी देखना पड़ता है, इधर सांप को भी देखना पड़ता है। सांप भी सुरक्षित बचाना है और परिवार को भी सुरक्षित रखना है। सर, जिस प्रकार से अभी आपका ड्यूटी 1983 से आप अपनी ड्यूटी नियुक्त कर रहे हैं, इसी दौरान में जो हमारा पूरा देश है वो एक कोरोना काल से भी जूझ रहा है। कोरोना काल, कोविड-19 उन लोगों के बीच में मौजूद हो गया और इस तरीके से हो गया कि हमें एक मौत से भी डर लगा रहता था और हमें अपने एक कर्तव्य भी निभाना था। तो वहीं कहीं आपकी अगर हम बात करें तो जिस समय कोरोना काल समय चल रहा था और उस समय पे आप यहाँ पर हर्रावाला में आप यहाँ पे मौजूद हैं जो कि ड्यूटी पर अपनी, तो उस दौरान भी कहीं बहुत से कुछ रेस्क्यू किए गए होंगे, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको क्या डर लगता था? सांप का डर लगता था या कोविड-19 का डर लगता था? नहीं, वहाँ पर हमें बिल्कुल उससे कोरोना से भी बिल्कुल डर नहीं लगता था और न सांप से डर लगता था, क्योंकि हमारी 24 घंटे की ड्यूटी है। कोरोना काल के दौरान जो है अन्य विभागों में जो है छुट्टियां रहती थी, प्रतिबंध रहता था, लेकिन जैसे हमारा हुआ, फॉरेस्ट का हुआ, पुलिस का हुआ और ये स्वास्थ्य विभाग का हुआ, हमारे लिए कोई प्रतिबंध नहीं था। रात को हमें जाना पड़ता था, दिन को हमें जाना पड़ता था। तो कोरोना काल में भी मैंने कई घरों में गया, वहाँ पानी भी पिया, चाय भी पी, लेकिन मुझे तो कोई कोरोना नहीं हुआ और न मैं उनसे डरा न वो मेरे से डरे। सर, जिस प्रकार से अभी आपने बताया हमारे सभी दर्शकों को कि आप लोगों का जीवन इस प्रकार से रहा कि ना तो कोई समय होता है अपने जीवन का खाने का, ना पीने का, और इमीडिएटली आप लोग अपनी समाज सेवा कर रहे हैं या देश रक्षा कर रहे हैं और हमारे जो जंगल हैं, जो जानवर हैं, उन लोगों को आप बचा रहे हैं। तो जिस प्रकार से आपकी ड्यूटी है तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी होती है, तो आप कैसे एडजस्ट करते हैं? मतलब जो आप अपना ड्यूटी को भी बहुत ही बेखूबी से निभा रहे हैं और अपनी फैमिली को भी कैसे मैनेज करते हैं, सर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इस बारे में जो है हमारे फैमिली वालों को पूरा पता है, वो बचपन से जानते हैं कि इनकी ड्यूटी रात की 24 घंटे की है। कभी रात को भी चले जाते हैं, कभी 2 बजे चले जाते हैं, कभी रात को 12 बजे फोन आ गया तो रात 12 बजे जाना पड़ता है। तो उनको भी आदत पड़ी हुई है, वो इस संबंध में कुछ नहीं बोलते, सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि देखना पहले तो आपने सुरक्षा करना, इतना ही बोलते हैं। और बाकी मैं इस बात से ज्यादा परवाह नहीं करता हूँ। हमारे साथ इस वक्त साथ रहता है और बल्कि 1-2 बार मेरे को सांप ने काटा भी है, 2 बार काटा भी है मुझे, 2 बार मुझे सांप ने काटा है। एक बार ये मैं
उत्तरकाशी की बात है ये, कि वहाँ पर जो है विधायक मालचंद जी, उन्होंने एक मीटिंग रखी थी और 100-200 आदमी इकट्ठे थे और पानी बहुत कम था, आ रहा था, लेकिन वो क्षेत्र मेरे पास था और मैं वहाँ पर इंचार्ज था। तो पानी कम आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि नोटिस, ये सब चिल्लाने लग गए कि पानी 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 पानी, अजीत नोटियाल जी पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। तब मैं गया वहाँ, तो जहाँ से मूल स्रोत था वहाँ पानी बढ़ाया मैंने, पानी बुज्जा बाजा लगा के पानी लाया और उसके बाद पानी बढ़ गया, ठीक है। लेकिन वहाँ झाड़ियाँ थी बहुत, जैसी झाड़ियाँ इधर है ऐसी झाड़ियाँ थी, तो उसमें एक झाड़ी पे सांप लिपटा हुआ था। अब वहाँ मेरी यहाँ पर चोट मार दी, जैसे ये अंगराल नहीं होता जो ये भेल वाला जिसपे जो होता है, जैसे उसने हमारी चोट, गाने की चोट मार दी और यहाँ पर दोनों जगह से खून निकल गया, तब तक दोनों जगह से खून निकल गया। अब मैंने सोचा ये क्या हो गया यहाँ, जी कैसे काटा ये। फिर मैंने एक लट्ठी ली छोटी सी और उससे बड़ी नजर से देखा तो वहाँ जो है अंदर जो है वो उसने लपेटा मार रखा उस पे झाड़ी पे और मुंह यूं करा। और मैं घबरा गया, मैंने कहा ओहो इसने काम कर दिया काम। फिर मैंने जो ये हाथ यूं पकड़ के और 100-200 मीटर दूरी पर चौकी थी, फिर चौकी में आया, फिर हाथ यहाँ से बंधवा दिया था। अब वहाँ ऐसा इंटीरियर क्षेत्र है कि वहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है, डॉक्टर भी वही झोला छाप रहते हैं। अब एक डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा कि घबराने की बात नहीं है, अब भाई इसका मेरे पास कोई दवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप टैक्सी बुकिंग कीजिए और देहरादून जाइए। लेकिन इतने में जो है बहुत लोगों ने सुन लिया, हवा खबर फैल गई सब जगह कि उन नोटियाल को जो है सांप ने काट लिया। तो कोई जो है हरियावा लेके आ रहा है, हरी घास उसको लेके आ रहा है इसको ठीक करने के लिए, कोई जो है मंत्र वाले आ रहे हैं, कई प्रकार के लोग जिससे जो बन पड़ रहे हैं वो वहाँ आ रहे हैं। फिर एक गुड़िया थी वहाँ, उसी महीने जो है 5 कैजुअल्टी वहाँ पहले हो चुकी थी, उसी महीने में, मई के महीने की बात है ये। तो 5 आदमी मर चुके थे पहले सांप के काटने से, और छठा मुझे काटा। लेकिन मेरी किस्मत में रहा होगा बचना, और क्या पता इनकी सेवा करने का मौका मुझे और मिलत दिया होगा भगवान ने, तो मैं वहाँ पर जो है बच गया। बुढ़िया ने पूरी वो दी, विश्वास दिलाया कि आप घबराइएगा नहीं, चिंता, कोई दवाई मत खाना, कोई किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, मेरी जिम्मेवारी है, अगर कुछ होगा कुछ नहीं होगा। तो उसने जो है फिर बुढ़िया जो है रोज की 3 बार आ रही थी मंत्र लगाने के लिए। उसने एक मिट्टी लगा देनी इसमें हाथ में और मिट्टी लगा के जो है और मंत्र से जो है एक उसका गरुड़ का पंख था लाती थी वो, और दिन में 3 बार मंत्र लगाती थी। और एक खाने के लिए उसने कहा कि मिर्च जो है इतनी खानी चाहिए, इतनी मिर्च जितनी मर्जी उतना खाओ, घी गरम जितना मर्जी उतना खाओ, और लेकिन घर के अंदर नहीं जाना, बाहर बरामदे में ही रहना, घर के अंदर नहीं जाना, नहीं तो ये सांप का जहर बढ़ जाता है अगर अंदर जाएंगे। पर बिल्कुल स्वस्थ हो गए उनके उपचार से मैं बिल्कुल ऐसा हुआ कि 1 हफ्ते में बुढ़िया ने मुझे ठीक कर दिया। और ये सांप का इसका एक और नुस्खा मैं बता दूं कि अगर पहचान करनी है कि सांप का जहर हमारे पे है या नहीं है, तो मिर्च खाइए आप, बहुत तेज वाली मिर्च। अगर मिर्च नहीं लग रही है तो समझो पूरे शरीर में जहर फैल गया, और अगर मिर्च लग गई तो समझो कि तब नहीं है जहर। तो मिर्च मुझे कुछ नहीं लग रही थी, मैं इतनी दिन बहुत तेज मिर्च खा रहा था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था मिर्च से। बिल्कुल, देखिए किस प्रकार से सर ने अपने जीवन में अपनी ड्यूटी के दौरान किस प्रकार से उनको सांप ने काटा, और उन्होंने जो हमें बताया, और 5 पहले भी मर चुके थे, जीवन का अपना एक्सपीरियंस हमें बताया। और वहाँ पर देखिए कि उन्होंने हमारे को ये भी नुस्खा बताया कि अगर सांप हमें काटता है और सांप अगर काट लिया और हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं अगर जहर है, तो हम अगर इतना मिर्चा का सेवन करते हैं तो मिर्चा हमको नहीं लगेगी। तो देखिए कि किस प्रकार से जंगलात वाले लोग, जो कर्मचारी हैं, जो वन विभाग के सेवादार हैं, वो किस प्रकार से अपनी स्ट्रगलिंग भरी लाइफ में अपनी जॉब को करते हैं। तो सर मैं एक चीज और जानना चाहूंगी कि जिस प्रकार से अभी आपके हर्रावाला क्षेत्र में हाथी का हमने सुना था, जो संज्ञान में आया था, हाथी बहुत ज्यादा आपके क्षेत्र में 1 हफ्ता से लगातार आ जा रहा था, तो उसके बारे में आप लोगों ने क्या संज्ञान लिया, क्या किया गया सर? मैडम इस संबंध में ऐसा है कि यहाँ पर जो है हाथी आपने प्लांटेशन लगा रखा है पहले से। कुछ लोगों में यहाँ पर कहना है, जैसे प्रधान जी हैं और जो अन्य बुजुर्ग लोग हैं,
लगभग 50 साल से यहाँ पर हाथी नहीं आया, लेकिन इस साल जो है हाथी यहाँ पर आ रहे हैं। वहाँ पर हमने प्लांटेशन लगाया, उसमें तार बाड़ कर रखी है। अब हाथी जो है वो इसलिए आ रहा है कि ये तार बाड़ करी है, इसके अंदर क्या चीज है, क्या नया चीज है, तो वो इसलिए आया और लगातार आता रहा। अभी 4-5 दिन हो गए, 4-5 दिन से हाथी नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर मैंने पब्लिक के पास जो है बम, सबके पास 2-2 4-4 दे रखे हैं कि भाई अगर हाथी आएगा या दिखेगा तो एक बम पटाखा फेंक देना, फोड़ देना, हाथी उससे भाग जाएगा, उसी गंध से ही भाग जाएगा पहले, ठीक है। और उसके बाद उसके अलावा हमने इसमें फैंसी तार जो 5 फीट ऊंची सिंगल वायर, उसका प्रस्ताव भी वो भेज रखा है, और इसमें बैटरी चालित होगा वो, उसमें केवल करंट लगेगा, केवल थोड़ा झटका लगेगा, उसके बाद नुकसान कुछ नहीं होगा। मनुष्य आदमी भी नीचे ऊपर आएंगे जाएंगे, गांव वालों के पशु भी आएंगे जाएंगे, लेकिन हाथी बड़ा जानवर है, वो 5 फीट से बड़ा होता है, वो उसके टच हो गया तो उस पर झटका लगेगा। जो मैं उच्च हिमालय में भी रहा, यानी 12,000 फीट 13,000 फीट की ऊंचाई पर रुद्रनाथ, तुंगनाथ, ये बहुत ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहाँ अभी बर्फ पड़ चुकी है वहाँ, तो उन इलाकों में रहा। जिस प्रकार से जैसे आप लोग कभी जंगल में जाते हैं, कभी कभी रेस्क्यू के लिए फिर हाथी को छोड़ने जाते हैं, कभी ऐसा हुआ कि हाथी ने आपको आपको अटैक किया, कभी ऐसा हुआ है। यहाँ मरीमाई में हुआ है, लच्छेवाला के बगल में मरीमाई मंदिर है, उसके बगल में जो है ये एक हाथी वो रोड पे आना चाह रहा था, लेकिन तब तक जो है किसी ने सूचना दे दी रेंज ऑफिस में कि यहाँ हाथी रोड पे आ रहा है, इसको हुआ। तो हम 8-10-15 लोग जो है ऑफिस पूरे स्टाफ के वहाँ हाथी को भगाने के लिए आ गए कि इसको नदी पार करते हैं, लेकिन वो हाथी अब वो झाड़ियों के अंदर था, और हम अचानक उसके मुंह पे चले गए। जब वहां से उसने चिंगाड़ मारी बहुत जोर से, भयंकर हाथी का खौफ, तो जब भागे और वो बहुत पीछे से दौड़ने लगे, हमारे पीछे दौड़ने लग गया वो, तो हम जो है उस समय ऐसा हो रहा था कि प्राण बचाने हैं, किसी तरह से अपने प्राण बचाने हैं, क्योंकि हाथी का खौफ है वो। हमारे सभी दर्शकों को कुछ 2 शब्द लास्ट में आप कहना चाहेंगे, मोटिवेशनल, कुछ इस प्रकार से आप अपने शब्दों में कुछ कहें, हमारे समस्त अभी जो हमारे जो देशवासी हैं उनको आप 2 शब्द कुछ कहना चाहेंगे। मैं अब मेरे सभी देशवासियों से, सभी दर्शकों से धन्यवाद है कि आप लोगों ने इनके माध्यम से, आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि इन वनों की और इन वन्य जीवों की सुरक्षा ये भी हमारे अंग है। जैसे हम इस धरती के जीव हैं, वैसे वो भी इस धरती के जीव हैं। उनको जो है न मारिए, और न वो कोई चीज आपसे मांग रहे हैं, ठीक है। अब वो गांव में आ रहा है या कुछ आ रहा है तो वो केवल पेट भरने के लिए आ रहा है, पेट के खातिर आ रहा है, वो किसी को नुकसान करने के लिए नहीं आ रहा है वो। क्योंकि जंगलों में आदमी घुस गए हैं, आदमियों ने उनके वास स्थलों को, रहने के स्थानों पे आदमी चला गया, तो वो जीव कहाँ रहेगा फिर? तो वो जीव उसका जब घर में जा रहे हैं हम, तो वो तो बाहर निकलेगा। तो मेरा निवेदन ये है कि उनके वास स्थलों को और उनको क्षति न पहुंचाएं, जिससे पर्यावरण न बिगड़े, उनकी सुरक्षा करना अनिवार्य है। बिल्कुल, आज सर हमारे बीच मौजूद थे कन्हैयालाल नौटियाल जी, जिनके जीवन के बारे में हम लोगों ने सभी दर्शकों ने जाना, और उन्होंने 2 शब्द जो हमें सभी दर्शकों को बताया कि किस प्रकार से हम लोग अपने वन्य जीवन को हम सुरक्षा करें, क्योंकि यहाँ हम ही लोगों का एक कहीं ना कहीं कर्तव्य है, और अगर हम अपने कर्तव्य को अगर निभाएंगे तो वन जीवन हमारा कहीं ना कहीं बचेगा, और अगर वन हमारा बचेगा तो वही हम लोगों को स्वस्थ जीवन मिल पाएगा। तो आज इसी के साथ मैं आपसे अब अलविदा लेती हूँ, और अगले नए चेहरे के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।